हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 8 को। और दोस्तों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। दिया है साइन थीटा इंटू का कॉट थीटा और प्लस का दिया है साइन थीटा और इंटू का दिया है कॉसेक थीटा और माइनस का कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यहाँ से इसका मान भर देंगे और कॉसेक थीटा का वो होता है 1 बटे में साइन थीटा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन थीटा और इंटू का हो जाएगा कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा और प्लस का हो जाएगा साइन थीटा और इंटू का हो जाएगा 1 बटे में साइन थीटा और माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर भी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ दोस्तों बच गया हमारा कॉस थीटा और प्लस का 1 और माइनस का यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा बच गया 1। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और दोस्तों, आपसे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और हमें सपोर्ट भी करें। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाई चार्ट 5 राज्यों पी क्यू आर एस और टी के वन क्षेत्र को दर्शाता है। चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दे। जिसमें कि पहला प्रश्न है इस पाई चार्ट में, यदि क्यू राज्य का वन क्षेत्रफल जो है वह कितना होगा यदि कुल वन क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है यदि कुल वन क्षेत्रफल 61,700 किलोमीटर स्क्वायर हो और इधर कितना दिया है पाई चार्ट में, ये सब प्रतिशत में दिया है, यानी कि ये टोटल कितना है, ये टोटल है 100%। क्योंकि 100% का जो मान दिया है वह दिया है 61,700। यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ से 1% का मान हो जाएगा 61,700 और बटे में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तब पूछा है क्यू राज्य का वन क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर क्यू राज्य का कितना वन क्षेत्रफल है, यह है 22%। यहाँ से हो जाएगा 22% बराबर में 617 इंटू का हो जाएगा 22। इसको दोस्तों गुना करेंगे, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर इसको गुना कर लेते हैं कि 617 और 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और ये 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 4 3 7 और 3 और 2 5 2 और 1 3 और 1 13,574 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। 13,574 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पी का सेक्टर कोण कितना है। कि 100% बराबर में यहाँ से हो जाएगा टोटल कितना होता है वृत्त का एक तो सेक्टर यानी कोण, यह होता है 360 डिग्री। क्योंकि यहाँ से 1 डिग्री 1% का मान हो जाएगा 360 बटे में 100। क्योंकि 1% बराबर में यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.6। यहाँ से पूछा है पी का सेक्टर कोण, कि पी का प्रतिशत कितना है 14 है। यहाँ से हो जाएगा 14% बराबर में 3.6 गुने में 14, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.6 गुना 14 का मान हो जाएगा ये 14 छक 84 के 4 हासिल 8 और 14 तिया 42 और 8
50, कि 50.4 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य आर के वन क्षेत्र का राज्य टी और एस के संयुक्त वन क्षेत्र से अनुपात कितना है? तो राज्य आर का वन क्षेत्र का कितना है? यह है प्रतिशत में 34, यानी कि यह आर का है 34 और टी और एस का संयुक्त वन क्षेत्र कितना है? टी और एस का संयुक्त वन क्षेत्र है 18 और 12 यानी कि 30। इसका अनुपात निकाल देंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर अनुपात टी प्लस एस, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 34 अनुपात 30। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और ये 15 दूनी 30, यानी कि 17 अनुपात 15। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकान का मालिक निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर इन्वेंट्री रखता है। पहला उसका है प्रति यूनिट 21 रुपया से 75 रुपये के बीच की कीमत वाली वस्तुएं हैं। ये वस्तु की कीमत जो है वो 21 रुपया से 75 रुपये के बीच है। और फिर आगे दूसरा स्टेटमेंट है, न्यूनतम 3 दिनों की सेल्फ लाइफ वाली वस्तुएं हैं। कि सेल्फ लाइफ वाली वस्तु कितना है? सेल्फ लाइफ की अवधि जो है वह न्यूनतम 3 दिन का है। और तीसरा स्टेटमेंट कब बोल रहा है कि वस्तुएं जिनकी कम से कम 50 यूनिट की दैनिक बिक्री हो। क्योंकि दैनिक बिक्री कितना है? दैनिक बिक्री जो है वो 50 यूनिट है। यहाँ से ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा हमारा मैच कर रहा है। क्योंकि के जो है वो 50 यूनिट की दैनिक बिक्री करता है, जिसकी औसत कीमत जो है वो 43 रुपया प्रति यूनिट है और सेल्फ लाइफ जो है वह 2 दिन की है। यहाँ से बोला है कि सेल्फ लाइफ जो है वो न्यूनतम 3 दिन की है। यह ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ से एल जो है वह 29 रुपया से 45 रुपये प्रति यूनिट की रेंज की है। ठीक है, जिसमें कि 35 यूनिट दैनिक बिक्री है और सेल्फ लाइफ 3 साल की है। यहाँ से 35 यूनिट दैनिक बिक्री है, जिसमें किसमें बोला है कम से कम 50 यूनिट की दैनिक बिक्री होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। सी में देखते हैं, सी में है आई, जिसकी सेल्फ लाइफ जो है वो 5 दिन की है और दैनिक बिक्री 100 यूनिट है और कीमत जो है वो 9 रुपये प्रति यूनिट है। और यहाँ पर कीमत कितना बोल रहा है? 21 से 75 के बीच में है। तो ये सी भी नहीं होगा। और डी में देखते हैं एम, जिसकी कीमत 23 से 32 रुपये प्रति यूनिट है और दैनिक बिक्री जो है वह 75 यूनिट है और सेल्फ लाइफ जो है वह 3 दिन की है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा जो है वह सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2,x, x², 4 समान अनुपात में है तो x इनमें से किसके बराबर है? यानी कि यहाँ से दिया है 2:x समान अनुपात में दिया है x²/4। तो दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 में x बराबर में लिख सकते हैं x²/4। इसको तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 गुने में 2 बराबर में हो जाएगा x × x²। यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ से हो जाएगा x⁻3। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम 2⁻3 बराबर में x⁻3। यहाँ से x का मान हमारा आ जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 20 रुपये प्रति किलो क्रय मूल्य के 10 किलो गेहूं को 5 किलोग्राम गेहूं जिसका मूल्य जो है वो 15 प्रति किलोग्राम है के साथ मिलाता है। वह यह मिश्रण को 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ निम्नलिखित में से कितना होगा? क्योंकि पहले वो कितना खरीद रहा है? अगर पहला सीपी की बात करें तो 20 रुपये प्रति किलो की क्रय से 10 किलो गेहूं खरीदता है। क्योंकि पहला क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 20 गुने में 10, यानी कि इसका हो जाएगा पहला क्रय मूल्य 200 रुपया। और दूसरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दूसरा क्रय मूल्य हो जाएगा
5 किलोग्राम गेहूँ खरीद रहा है 15 रुपये किलो प्रति ग्राम के हिसाब से। किसका हो जाएगा 5 गुने में 15, यानी कि इसका आ जाएगा क्रय मूल्य 75 रुपया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, टोटल क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 प्लस में 75, यानी कि 275 रुपया। और फिर भी बोल रहा है कि वह मिश्रण को कितना कितना मिला रहा है, पहले 10 केजी मिला रहा है, फिर उसके बाद 5 केजी मिला रहा है, यानी कि 15 केजी मिश्रण को, तो यहाँ से एसपी हो जाएगा 15 और गुने में हो जाएगा कितना रुपये प्रति केजी की दर से बेच रहा है, 21 रुपये प्रति केजी की दर से, यानी कि ये हो जाएगा 21। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 के 5 हासिल 1, 15 दिन 30 और 1 31। यहाँ से पूछा है इसका लाभ कितना होगा, यहाँ से इसका लाभ निकाल देंगे, इनकी प्रॉफिट निकाल देंगे। प्रॉफिट बराबर में होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना है 315 है और क्रय मूल्य 275 है। यहाँ से इसका हो जाएगा लाभ, यानी कि 5 में से 5 जाएगा 0 और 11 में से 7 जाएगा 4, इसका लाभ आ गया 40 रुपया। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी दो पात्रों में स्प्रिट और पानी क्रमशः 2:1 और 2:3 के अनुपात में भरे हुए हैं। पानी से आधे भरे पात्र में यह किस अनुपात में मिलाए जाते हैं। इनकी यहाँ से पानी का दिया है, यहाँ से पानी से निकाल लेते हैं। पहले पात्र में कितना पानी है 1 है और टोटल मिश्रण कितना है 2 और 1 3 हो जाएगा मिश्रण। और दूसरे में पानी कितना है 3 है और मिश्रण कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। और कितना मिलाना है आधा पानी और आधा दूध से, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसको दोस्तों इलेगेशन मेथड से बना देंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा 3/5 और माइनस का हो जाएगा 1/2 और अनुपात का हो जाएगा 1/2 और माइनस का हो जाएगा 1/3। यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6। इसको यहाँ से आ जाएगा 1/6 और इसको एलसीएम हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 इनकी 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 5 10 इनकी 5, इनकी यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/10 अनुपात का आ जाएगा 1/6, यानी कि इसको हम देखेंगे यहाँ से आ जाएगा 1/10 अनुपात का 1/6। ये 5 दूनी 10 और ये 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से हमारा अनुपात आ जाएगा 3:5। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई जो है वो 80 मीटर है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। इसे 120 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा। क्योंकि यहाँ से सेकंड निकालना है और चाल कितना है इसका, ट्रेन का जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि अगर इसमें अगर 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ट्रेन की चाल 9 दूनी 18 और ये 9 5 45, क्योंकि 25/2 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं, इनकी ट्रेन की चाल हो जाएगा 25/2 मीटर प्रति सेकंड और टोटल दूरी कितना हो जाएगा, ये ट्रेन की लंबाई और प्लस का हो जाएगा पुल की लंबाई, यानी कि 80 और प्लस का हो जाएगा 120 और बटे में हो जाएगा टी। ये दोस्तों हो जाएगा 25/2 बराबर में हो जाएगा 200/टी। ये कर जाएगा दोस्तों 25/200, यानी कि टी बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16 सेकेंड। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पी और क्यू एक कार्य को 15 दिन में, क्यू और आर 12 दिन में तथा आर और पी 20 दिन में कर सकते हैं। पी और आर एक साथ कार्य शुरू करता है और 5 दिन पश्चात कार्य करना छोड़ देता है। तत्पश्चात शेष कार्य क्यू कितना दिन में समाप्त करेगा। यहाँ से दिया है पी प्लस क्यू जो है वह एक काम को 15 दिन में कर रहे हैं और क्यू प्लस आर जो है वो एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं और आर और पी जो है वो भी एक दिन में
एक कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। इनका टोटल कार्य निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा टोटल कार्य हो जाएगा इन सभी का एलसीएम यानी कि 60। यहाँ से P प्लस Q की क्षमता कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इसका 4 और Q प्लस R की क्षमता आ जाएगा 5 और R प्लस P का क्षमता आ जाएगा 3। यहाँ से सबको जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू P प्लस Q प्लस R। इन सभी की क्षमता का जो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3 12। यानी कि यहाँ से देखें अगर P प्लस Q प्लस R, यहाँ से तीनों की क्षमता कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दिया है P प्लस Q की क्षमता जो है वह 4 यूनिट है और यहाँ पर तीनों की क्षमता कितना है 6 यूनिट है। क्योंकि P प्लस Q जो कर रहे हैं यहाँ से ये कर रहे हैं 4 यूनिट, यहाँ से R कितना करेगा, ये करेगा 2 यूनिट। यहाँ से इसको मान भर देते हैं यानी कि R का यहाँ से आ जाएगा क्षमता 2 यूनिट। जब R की क्षमता 2 यूनिट आ जाएगा तो Q प्लस R की क्षमता कितना है 5 यूनिट। तो 2 जब यहाँ पर हो जाएगा Q R तो यहाँ पर Q का आ जाएगा 3 यूनिट और यहाँ पर कितना है P प्लस Q का है क्षमता 4। क्योंकि Q जब करेगा 3 यूनिट तो P कितना करेगा 1 यूनिट करेगा। ठीक है, यहाँ से P का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि P और R का क्षमता जो है वो 3 है, यहाँ से P का क्षमता हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तीनों की क्षमता हम लोग निकाल दिए हैं। अब आगे प्रश्न में बोल रहा है कि P और R एक साथ कार्य शुरू करता है और 5 दिन पश्चात कार्य करना छोड़ देता है। कि P और R जो है वो 5 दिन तक साथ में कार्य करते हैं। तो P और R को 5 दिन तक काम करा देते हैं। कि P का क्षमता कितना है, P का क्षमता है 1 और R की क्षमता है 2। क्योंकि एक दिन में ये कर रहे हैं 3 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करेंगे, ये करेंगे 3 गुने में 5 यानी कि 15 यूनिट जो है वो P और R कर चले जाते हैं। यहाँ से घटा देते हैं 15 यूनिट, यहाँ से बच जाएगा 45 यूनिट, शेष काम बच जाएगा। और यही बोल रहा है कि तत्पश्चात शेष कार्य Q कितना दिन में समाप्त करेगा। कि यही 45 यूनिट जो है वो Q कितना दिन में करेगा। कि Q कितना कर रहा है एक दिन में, एक दिन में कर रहा है Q 3 यूनिट और करना कितना है इसको 45 यूनिट। एक बराबर में यहाँ से आ जाएगा 45 बट्टे में 3 यानी कि 15। Q जो है वो शेष काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 पर्यवेक्षणों का औसत जो है वह 18 और 30 पर्यवेक्षणों का औसत जो है वह 25 है और सभी 50 पर्यवेक्षणों का औसत इनमें से क्या होगा। क्योंकि 20 पर्यवेक्षणों का औसत जो है, इनकी 20 का औसत जो है वह है 18। इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 18 इंटू में 20 यानी कि 360 जो हो जाएगा वो 20 पर्यवेक्षणों का योग हो जाएगा। और 30 पर्यवेक्षणों का औसत कितना दिया है, इनके 30 का औसत दिया है वो 25 दिया है। इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 25 इंटू का 30 यानी कि 750 इनका योग हो जाएगा। तो 50 पर्यवेक्षणों का योग निकाल देते हैं, क्योंकि 50 पर्यवेक्षणों का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 के कितना है 360 है और प्लस का 30 के कितना है 750 है। क्योंकि इसका योग आ जाएगा 0 6 5 11 7 3 10 और 1 11 यानी कि 1110 आ गया। 50 पर्यवेक्षणों का योग, इनका औसत निकाल देते हैं। औसत बराबर क्या होता है, सभी पर्यवेक्षणों का योग और बट्टे में होता है सभी पर्यवेक्षणों की संख्या। यहाँ से औसत बराबर में हो जाएगा जो कितना है 1110 और टोटल संख्या कितना है यह है 50। क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और यहाँ से हमारा आ जाएगा 22.2, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी एपी जो है वो -4, -2, -0, 2 के प्रथम 20 पदों का योग कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से बोला है 20 पदों का योग। यहाँ से समांतर श्रेणी में यानी कि एपी में n पदों का
जोग बराबर में होता है n बट्टे में 2 इंटू का 2 के प्लस n-1 और इंटू का होता है d। यहाँ से दिया है कितने पदों का जोग निकालना है, 20 पदों का। क्योंकि यहाँ से प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद यानी कि a बराबर दिया है -4 और यहाँ से d बराबर निकाल देंगे। d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि -2 और माइनस का है 4। यहाँ से d कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस का 4 यानी कि 2, ये d आ गया। यहाँ से भर देते हैं कितना पदों का जोग निकालना है, 20 पदों का। क्योंकि यहाँ से n का मान आ जाएगा 20, यहाँ से हो जाएगा 20 बट्टे में 2 और 2 इंटू का a यानी कि -4 और प्लस का n-1 यानी कि 20 माइनस का 1 और इंटू में d कितना है 2। यहाँ से हो जाएगा ये 10 दूनी 20 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का हो जाएगा ये 20 में से एक जाएगा 19 और गुने में हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 इंटू का -8 प्लस का 19 दूनी 38। यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 और 38 प्लस का है और -8 का है, ये हो जाएगा 30। यहाँ से आ जाएगा 20 पदों का जोग 300। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है k का वह मान जिसमें x² प्लस 5x माइनस 2 के बराबर में 0 का मूल समान है तो क्या होगा। तो दोस्तों यहां से दिया है कि मूल समान है, जब मूल समान होगा तब d का मान जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो d बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है b² माइनस 4ac और यही का मान जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कितना दिया है b यानी कि x का गुणांक 5, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 4 इंटू का a का मान यानी कि x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 1 है, ये हो जाएगा 1 और इंटू में हो जाएगा c यानी कि -2 के बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से हम दोस्तों लिख सकते हैं 25 और माइनस प्लस 4 दूनी 8 के बराबर में 0। यहाँ से 8 के बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये प्लस का 25 है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25, क्योंकि माइनस का 25। यहाँ से के बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों -25 बट्टे में 8। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ज्यामितीय आकृति का परिमाप जो है वो सबसे लंबा है। यहाँ से दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यानी कि पहले ऑप्शन में दिया है वर्ग के भुजा 10। इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, क्योंकि 4 है। यहाँ से हो जाएगा 4 और गुने में हो जाएगा 10, यानी कि पहला हो जाएगा ऑप्शन का है 40, यानी कि वर्ग का परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40। और दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में दिया है कि लंबाई जो है एक आयत की वो 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू का हो जाएगा इन सभी का योग 12 9 21, 21 दूनी 42। इसका हो गया ऑप्शन बी का। और ऑप्शन सी का देख लेते हैं। ऑप्शन सी का है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, क्योंकि 2 पाई का मान 22 बट्टा में 7 इंटू r कितना है 7 है। ये 7 से 7 कैंसिल आउट, क्योंकि वृत्त का परिमाप जो आ गया वो आ गया 44 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका भी परिमाप हो जाएगा 4 गुने में भुजा, क्योंकि 9 गुने में 4, यानी कि इसका आ जाएगा 36। सबसे ज्यादा किसका है लंबा, वह है वृत्त का, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में
धारा के साथ जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। तो बताए कि नदी की धारा की गति कितनी है। यहां से दिया है नाव की चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल पूछा है। धारा की चाल मान लेते हैं कि x है। यहां से इसके कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में इसकी चाल, धारा की दिशा में इसका चाल हो जाएगा 6 + x, यानी कि दोनों चालों का योग हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं 6 प्लस में x और d और बटे में t, क्योंकि t बराबर में यहां से हमारा हो जाएगा d बटे में 6 + x। फिर बोल रहा है कि धारा के विपरीत, क्योंकि धारा के विपरीत इन दोनों का चाल कितना हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि 6 - x बराबर में हो जाएगा d बटे में t, क्योंकि t बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं d बटा में 6 - x, जिसमें कि बोल रहा है समान दूरी को तय करने के लिए उस धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। क्योंकि ये जो समय लग रहा है ये d बटा में 6 - x का जो समय लग रहा है तो धारा की दिशा में दोगुना लग रहा है, क्योंकि d बटे में 6 + x का दोगुना समय लग रहा है। यहाँ से d कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस का 2x बराबर में हो जाएगा 6 प्लस का x, x को एक तरफ लेकर आएंगे और संख्या को एक तरफ। यहाँ से हम लिख सकते हैं 12 माइनस का 6 बराबर में x प्लस का 2x, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 बराबर में 3x, कि x का मान यहाँ से आ गया हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल जो आ गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100 व्यक्तियों की एक दावत में 50 व्यक्ति मछली खाना पसंद नहीं करते हैं तथा 60 व्यक्ति जो है वह मुर्गा खाना पसंद करते हैं। यदि 100 व्यक्ति में से या तो मछली खाना या मुर्गा खाना पसंद करते हैं तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो मछली और मुर्गा दोनों खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो गया वेन डायग्राम से बना देंगे, ये हो गया मुर्गा और यह हो गया मछली, जिसमें कि बोल रहा है 50 व्यक्ति मछली खाना पसंद नहीं करते हैं और 60 व्यक्ति मुर्गा खाना पसंद करते हैं। जब 60 व्यक्ति मुर्गा खाना पसंद करते हैं तो कितना मुर्गा खाना नहीं पसंद करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 40। और मछली खाना कितना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 50। और कितना कर रहे हैं 100 व्यक्ति जो है वो मछली या तो मुर्गा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मुर्गा और मछली ना पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, एक भी नहीं है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दोनों, यानी कि मुर्गा और मछली ना खाने वाले व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 40 और प्लस का 50, यानी कि 90। तो कितना दोनों खाने वाले हो जाएंगे, दोनों खाने वाले हो जाएंगे 100 में से 90 जाएगा, यानी कि दोनों खाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे 100 माइनस का 90, यानी कि 10। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 माइनस फिर बड़ा कोष्ट है 5/6 प्लस का मझिला कोष्ट 3 सहित 7/8 और माइनस का 2 सहित 1/3 और प्लस का है 1 सहित 7/9। फिर छोटा कोष्ट मझिला कोष्ट बंद फिर बड़ा कोष्ट बंद, यानी कि यहाँ से दिया है 6 माइनस 5/6 प्लस का 3 सहित 7/8 माइनस 2 सहित 1/3 और प्लस का 1 सहित 7/9। तो दोस्तों पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5/6 और ये हो जाएगा केवल पूर्ण संख्या जोड़ रहे हैं कि 3
और एक 4 और माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 सहित इसका भी एलसीएम ले लेंगे बट्टे का, ये हो जाएगा 7 बट्टे में 8 माइनस का 1 बट्टे में 3 और प्लस का हो जाएगा 7 बट्टे में 9। यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 72, यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 9 72 की 9 7 63 और माइनस का ये 24 तिया 72 क्योंकि 24 और प्लस का हो जाएगा 9 8 72 कि 8 7 56। यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 3 9 और 6 5 11 119 माइनस का आ जाएगा 24 बटे में 72। ये 9 में से 4 जाएगा यानी कि यहाँ से जाएगा 5 और 11 में से 2 जाएगा यानी कि ये आ जाएगा 9 यानी कि 95 बटे में 72। इतना का मान आ जाएगा 2 सहित 95 बटा में 72। यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 माइनस का 5 बटे में 6 और प्लस का 2 सहित 95 बटे में 72। ये दोस्तों हो जाएगा कितना, अगर इसको हम तोड़ेंगे भिन्न में तो ये हो जाएगा 72 दूनी 144 और प्लस का हो जाएगा 95 बटे में 72। 5 4 9 और 9 4 13 1 और 1 2 1 239 बटे में 72। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 5 बटे में 6 और प्लस का 239 बटे में 72। यहाँ पर 72 एलसीएम यानी कि हो जाएगा 12 बढ़ के 72 यानी कि 12 5 60 और प्लस का 239 और 6 माइनस यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 माइनस का 60 और 239 यानी कि 299 बटा में 72। यहाँ से इसका 72 एलसीएम हो जाएगा कि 6 दूनी 12 और 7 42 और 1 43 432 बटे में हो जाएगा 299 बटे में 72। यहाँ से ये घट जाएगा इनके 12 में से 9 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 इनकी एक हासिल जाएगा तो ये हो जाएगा 12 12 में से 9 हो जाएगा 3 और ये 3 बचा 3 में से 2 जाएगा 1 ये 133 बटे में 72 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि 782 रुपये की राशि को 3 भागों में विभाजित किए जाने पर इनका अनुपात जो है वह 1 बट्टे में 2 अनुपात 2 बट्टे में 3 अनुपात 3 बट्टे में 4 हो जाता है, तो पहला भाग क्या है। यहाँ से दिया है राशि का अनुपात, यानी कि अनुपात में दिया है 1 बट्टे में 2 अनुपात का 2 बट्टे में 3 और अनुपात का 3 बट्टे में 4। तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 12 यानी कि यहाँ से हमारा अनुपात हो जाएगा 6 अनुपात और ये हो जाएगा 3 चौक के 12 यानी कि 4 दूनी 8 और अनुपात को हो जाएगा 4 3 12 यानी कि तितरी के 9। यहाँ से हमारा रियली अनुपात आ जाएगा वो 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ जाएगा और 782 रुपये को इन्हीं अनुपात में बांटना है, 782 हो जाएगा। यहाँ से हमारा अनुपात में कितना जोग हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 15 15 8 23 यानी कि 23 बराबर में दिया है 782 रुपया। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 782 बट्टे में हो जाएगा 23। ये दोस्तों कट जाएगा 23 दिया 69 और बचा कितना, ये बचा 9 यानी कि 23 चौके 92, ये कट जाएगा 34 बार में। तब बोला है कि पहला भाग क्या है, तो पहला भाग अनुपात में कितना है 6 है, इसलिए यहाँ से 6 बराबर निकाल देंगे। 34 गुने में हो जाएगा 6 6 चौके 24 2 छत्री 18 और 2 20, इनके पहला भाग जो आ गया वो 204 रुपया आ गया। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति विभाजित करता है इस प्रकार, पुत्र के हिस्से के पत्नी के हिस्से से और पत्नी के हिस्से का उसकी पुत्री के हिस्से से, दोनों का अनुपात जो है वो 3:1 है। यदि पुत्री जो है वो पुत्र से 10,000 रुपये कम प्राप्त करती है तो कुल संपत्ति का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने पुत्र और पत्नी को, यानी कि सन और वाइफ का अनुपात हुआ है 3:1 और फिर है वाइफ और डॉटर का अनुपात भी है 3:1। यहाँ से देखते हैं कि वाइफ का अनुपात जो है वो 1 है
और यहाँ पर है 3, ये इसको बराबर करना पड़ेगा। यानी कि अगर ऊपर से 3 में गुना कर देंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा सन और वाइफ का अनुपात हो जाएगा 9:3 और वाइफ और डॉटर का अनुपात आ जाएगा 3:1। और जिसमें कि बोल रहा है पुत्री जो है वो पुत्री से 10,000 रुपया कम प्राप्त करती है, यानी कि सन और डॉटर का अंतर जो है वो 10,000 रुपया है। यहाँ से अनुपात में देख लेते हैं कितना अंतर है। अनुपात में है सन और डॉटर का अंतर वो है 9 में से एक जगह यानी कि 8 है, क्योंकि 8 का मान जो दिया है वह दिया है 10,000 रुपया। यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा 10,000 और बटे में हो जाएगा 8, क्योंकि ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100 और ये कट जाएगा 12 दूनी 24 और 50 दूनी 100। एक का मान यहाँ से आ गया हमारा 1250। तो बोल रहा है कुल संपत्ति का मान कितना है। तो कुल संपत्ति कितना है देख लेते हैं अनुपात में। 9 और 3 12 और 1 13 है, कि 13 बराबर में यहाँ से निकाल सकते हैं 1250 इंटू का 13। इसको दोस्तों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16,250 रुपया। तो व्यक्ति का जो कुल संपत्ति है वो 16,250 रुपया है, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राम को गिरीश से 20% ज्यादा अंक प्राप्त हुआ और गिरीश को संजय से 20% ज्यादा अंक प्राप्त हुआ। संजय को आदित्य से 20% कम अंक प्राप्त हुआ। यदि राम को 576 अंक प्राप्त हुए और कुल अंक जो है वो 800 थे, तो आदित्य को कितने अंक प्राप्त हुए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि आदित्य का जो अंक है, आदित्य का जो अंक है वो 100 अंक है। तो तब संजय का कितना अंक हो जाएगा। संजय का हो जाएगा आदित्य से 20% कम, यानी कि ये हो जाएगा 80। और उसके बाद बोल रहा है कि गिरीश को संजय से 20% ज्यादा अंक मिलता है। यहाँ से गिरीश का कितना हो जाएगा, यहाँ से गिरीश का हो जाएगा संजय से 20% ज्यादा, यानी कि 16 अंक ज्यादा। यहाँ से हो जाएगा गिरीश को 96 अंक। और फिर यहाँ से हो जाएगा राम को जो मिल रहा है वो गिरीश से 20% ज्यादा अंक मिल रहा है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि राम को जो मिल रहा है वो गिरीश से 20% ज्यादा अंक मिल रहा है। कितना अंक ज्यादा मिल रहा है, ये मिल रहा है 19.2 अंक ज्यादा। तो 19.2 अंक ज्यादा मिल रहा है, तो ये यहाँ से हो जाएगा हमारा 115.2। ठीक, 19.2 अगर करेंगे इसमें ज्यादा, ये पॉइंट का 2 और 9 6 15 9 1 2 1 11। और यहाँ से कितना दिया है कुल अंक, कुल अंक दिया है 800। हमारे अनुसार कुल अंक कितना आया है, हमारे अनुसार कुल अंक आया गया है 100 प्लस का 80 प्लस का 96 और प्लस का 115.2। यहाँ से हमारा आ जाएगा 180, यानी पॉइंट का पहले 2 बैठा लेते हैं और ये हो जाएगा 5 6 11 11, इनकी 1 हासिल 1 2 2 9 11 11 और 8 19 19 के 9 हासिल 1 2 और 1 3, 391.2 आ गया। और इसी का मान जो दिया है कि 391.2 का जो मान दिया है वह दिया है 800। ये लगभग कट जाएगा 2 बार में, एक का मान आ गया 2। यहाँ से आदित्य का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 200, इसका हो जाएगा 160 और इसका हो जाएगा 96 दूनी 6 दूनी 12 9 दूनी 18 और 1 19 और इसका हो जाएगा 0.4 और 15 दूनी 30, 230.4 हो जाएगा। जिसमें कि बोल रहा है कि राम को 576 अंक प्राप्त हुए हैं। तो राम को हमारे अंदर कितना प्राप्त हो रहा है, 203.4 हो रहा है, यानी कि 230.4 का मान जो दिया है वो 576 दिया है। यहाँ से एक का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से एक का मान हो जाएगा 576 बटे में 230.4, यानी कि ये कट जाएगा 2.5। एक का मान जो आ गया वो 2.5 आ गया। इसमें पूछा है कि आदित्य को कितना प्राप्त हुए हैं, तो आदित्य को कितने प्राप्त हुए हैं 200, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 200 बराबर में 2.5 और इंटू में 200, यानी कि आदित्य को मिला है
25 दूनी 50 यानी कि 500 अंक प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आपको जो भी मैथ में दिक्कत हो रहा होगा तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए और उस टेलीग्राम में आप उस प्रश्न को भेजिएगा, वहाँ से आपको हम पूरी तरह से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और आपको और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।